मुझे नहीं पता अभी किसका था, जिसका भी क्वेश्चन है, अगर किसी का क्वेश्चन है और वो सुन रहा है तो लिख दो या कि सर ये मेरा क्वेश्चन था। चलिए, तो मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ और मेरे को बताना कि मैं समझा पाया आपको या नहीं। ठीक है, चलिए। सो बेसिकली व्हाट इफ वी यूज डिफरेंट एक्सटेंशन फॉर पाइथन फाइल। होगा क्या, ये सीधी सी बात है। जब मैंने एक फाइल क्रिएट की, अब यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से सुनना, मैंने एक फाइल क्रिएट की जिसका नाम कुछ भी है। मान लीजिए मैं कोई एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूँ, ये मैंने फाइल का नाम रखा है। और जो कि फाइल का नाम, जो पाइथन की फाइल है, फाइल किसकी है, पाइथन की है। ठीक है, फाइल किसकी है, पाइथन की। ठीक है, फाइल किसकी है, पाइथन की। मतलब ये जो फाइल है वो पाइथन की है, बट यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है। 7-5 तक ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, फिर डिस्टर्ब होती है बार बार क्लास। चलिए, तो जैसे कि हमें पता है कि ये जो फाइल है वो पाइथन की है। दिस वाज माय क्वेश्चन, ओके धन्यवाद। ठीक है, तो ये जो हमने कोड किया है वो किसका है, पाइथन की फाइल है। फाइल तो पाइथन की है। देखो अभी आपको मैं पूरा डिफरेंस क्लियर करूंगा। ठीक है, अब एक फाइल है पाइथन की जो कि फाइल का नाम है एसएमएस, और नाम होना चाहिए डॉट पी वाई। बट जैसे कि तान्या का क्वेश्चन था कि व्हाट इफ वी यूज डिफरेंट एक्सटेंशन फॉर पाइथन फाइल। अब ये फाइल का मैंने मान लीजिए कुछ भी रख दिया जो मेरा मन कर रहा है। तो मान लीजिए मैंने इसका नाम लगा दिया है कुछ भी, डॉट टेक्स्ट कर। ठीक है, अब होगा क्या, सिंपल सी चीज। जब मैं इस फाइल पे डबल क्लिक करूंगा, क्या मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा। ठीक है, और डबल क्लिक क्यों करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको तो पता ही है क्योंकि एक्सटेंशन दे रखा है। अब होगा क्या, जब आप ये जो पाइथन का कोड है, जो फाइल सेव किससे की गई है, डॉट टेक्स्ट से। ठीक है, यानी कि डिफरेंट एक्सटेंशन से मैंने डबल क्लिक किया तो ये कहाँ पे खुल जाएगी, नोटपैड में। ठीक है, नोटपैड में खुलेगी। ठीक है, अब नोटपैड में खुलेगी, सिंपल सी चीज। या मैं किसी भी फाइल को कोई डिफरेंट एक्सटेंशन दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको क्या किया, वर्ड लिख दिया। ठीक है, मतलब अगर मैंने इसको क्या किया, डॉक टेक्स्ट की जगह कोई और एक्सटेंशन, कोई भी अदर एक्सटेंशन दे दिया, तो होगा क्या कि ये फाइल वहां खुल जाएगी। ठीक है, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं खुलेगी क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दी है वो क्या दी है, गलत दी है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हमने कमांड गलत दे रखी है तो वो गलत ही काम करेगा, वो सही तो नहीं कर देगा ना। बट क्या ऐसा होगा कि मैंने पाइथन की फाइल को कोई और एक्सटेंशन दे दिया है तो क्या वो मेरा कोड रन नहीं होगा, कोड रन होगा, कोड रन हो जाएगा। क्योंकि अगर वही फाइल मैंने यहाँ खोल दी पाई चार्म में, तो वो कोड यहाँ से रन होगा, वो कोड यहाँ से रन होगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ कमांड गलत गई है। हमारा जो एडिटर है, जब हम उसके अंदर वो कोड आएगा और उसको हम रन करेंगे, तो वो जैसे पाइथन के कोड को रन करता है वैसे ही हमारे प्रोग्राम को रन कर देगा। ये दोनों में डिफरेंस है। क्लियर हो गया तान्या? तान्या क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, आज से हमारा पाइथन स्टार्ट हो रहा है, और पाइथन भी स्टार्ट नहीं हो रहा, अभी पाइथन का बेसिक है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पाइथन है क्या, बेसिकली व्हाट इज पाइथन। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज पाइथन। तो देखते हैं आप लोगों ने इसके बारे में क्या क्या पढ़ा है, बताइए व्हाट इज पाइथन। अब इस पाइथन को समझने के लिए हमें बहुत सारी टर्म्स को समझना पड़ेगा। अभी बहुत सारी चीजें हमारे इसमें सारी चीजें आने वाली है कि पाइथन में क्या क्या होता है, उसे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बताइए व्हाट इज पाइथन। बताइए बताइए। बताइए बताइए, अभी किसी का आंसर नहीं आया। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर। ओके, और कौन बताएगा।
ओके, देखो अब आए आंसर आप लोगों के। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम, ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑटोमेशन बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही है मयंक। पाइथन इज अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके अभिषेक, बट ये कोई भी बता सकता है, मतलब जिस जो पाइथन नहीं भी पढ़ रहा है वो भी बता देगा। सो अभी आपका आंसर चेंज हो जाएगा, मैं बताऊंगा, फिर आप नेक्स्ट टाइम से वही आंसर देना, ठीक है। एंड अर्जुन सेड पाइथन इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग, ठीक है। पाइथन इज अ हाई लेवल सिंटैक्स, ओके, ठीक है कुमार। एंड पारस सेज हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। बिल्कुल सही है, तुम जिसने भी जितना भी बोला है। एंड सिंपल सिंटैक्स मेक्स इट इजी टू लर्न, राइट एंड मेंटेन। ओके, अब दो सेम आंसर। एंड जैसे अभी आनंद ने आंसर किया था, एंड वो भी ठीक है, मतलब सारे आपके आंसर ठीक है। बट क्या मुझे इससे पता चलेगा कि पाइथन है क्या? नहीं, मेरे को अभी क्लियरली समझ में नहीं आया। अगर जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे को ये सिंपल जैसे मैं समझाता हूँ, अगर आप मेरे को समझाओ तो शायद मैं वो उतना अच्छे से ना समझ पाऊँ। तो जैसे कि मैं फैकल्टी हूँ अब मेरा मतलब फर्ज बनता है कि अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कि पाइथन है क्या, ठीक है। सो नाउ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो टर्म्स लिखूंगा वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो भी आंसर आ रहे हैं सबके ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है, एंड दैट्स गुड कि आप सब लोग आंसर कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और यही मैं चाहता हूँ कि आप लोग आंसर करें। सो पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है कि हम जब कुछ पढ़ रहे हैं और उसमें जो वर्ड्स आते हैं उनको समझना, उनका भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। Python is a popular programming language that is known as being the easiest to learn, right? It's used to many kinds of software development. Okay, ठीक है जी सौरभ। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि मैंने लिखा Python is a high level programming language, तो मुझे पता होना चाहिए what is the meaning of high level programming language। अगर मुझको ये नहीं पता है तो मुझको नहीं पता चलेगा। अरे मेगा ही ज्वाइन नहीं हो पा रही है, 6 बार कर चुकी है बेचारी जो, ठीक है। तो मेरे लिए क्या हो जाएगी, सिचुएशन टफ हो जाएगी जब मुझे यही नहीं पता है कि पाइथन कैसी लैंग्वेज है, उसको मैं कैसे अंडरस्टैंड करूं। तो पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट गुड। और जो कि हमने लास्ट अगर टाइम हमने बात करी थी, जो हमने पढ़ा था, हमने उसमें एक चीज पढ़ी थी कि हमने पाइथन के बारे में नहीं पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि लैंग्वेजेस के बारे में। तो उसमें जो हमने स्टार्ट किया था वो लो लेवल और हाई लेवल को समझने के लिए किया था, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना कि हाई लेवल होता क्या है, ठीक है। तो सिंपल सा है, मैं आप लोगों से, जैसे मैं आप लोगों से पूछूंगा सबसे पहले बताइए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। थोड़ा जल्दी जल्दी बताते हुए चलें, क्योंकि मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूंगा टर्म सारी। इजी टू इजी फॉर ह्यूमंस टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड। सेम आंसर दो लोगों का एक साथ, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। दो लोग कभी भी आंसर सेम नहीं देते हैं, या तो वो कहीं से देख के बता रहे हैं या हो सकता है कहीं से पहले पढ़ चुके हैं एक साथ। बट ऐसा बहुत रेयर होता है कि दो लोगों का आंसर सेम आए। तो शशिकांत और उमा का आंसर सेम है। सर यस। सर जी। यह बाइनरी नंबर पे डिपेंड होता है और मतलब और इंग्लिश जैसे होता है। मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड नहीं कर पाया आनंद, आपके पीछे से थोड़ी सी वॉइस आ रही थी। इट्स ओके, आपने कुछ बताया। शायद आपने ये बोला था कि ये बाइनरी नंबर पे डिपेंड नहीं होती, आई थिंक, जहां तक मैंने ये सुना। बाइनरी नंबर पे डिपेंडेंट है सर। और ये मतलब इंग्लिश जैसे होती है। ओके ओके, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, तो जैसे कि नेक्स्ट टाइम आप लोग एक अच्छा सा मेरे को आंसर करें, तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा एक डेफिनेशन के साथ भी लिख दूं। हाई लेवल लैंग्वेज, लैंग्वेज, ठीक है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डेवलप्ड फैमिली कोडली, ऐसी प्रोग्रामिंग भाषा जिसे इंसानों के लिए पढ़ना लिखना और समझना आसान हो। ये देखो गूगल से ही उठा के मेरे को सेंड कर दिया है, ये नहीं करना दोबारा, पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो मैं अगर इसको मैं लिख रहा हूँ तो मैं सीधा एक लैंग्वेज, इसमें एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। हाई लेवल, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज डिजाइन, DEISGNET, design to be easy for
humans humans to read, write and understand. ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज सिंपल, जैसे आप लोगों ने मेरे को बताया भी और मैंने साथ में ये लिख भी दिया है। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन टू बी इजी फॉर ह्यूमंस टू रीड राइट एंड अंडरस्टैंड, मतलब हम लोगों के लिए डिजाइन की गई है। जैसे कि पाइथन हम लोग ही सीख रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग जब सीख रहे हैं तो सीधी सी बात है, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड जैसे कि आप लोगों ने लिखा अ डेवलपर फ्रेंडली कोडिंग, ठीक है। और मैं एक चीज और आप लोगों से कहना चाहूंगा, जैसे कि सुमित ने आंसर किया है, तान्या ने आंसर किया, सौरभ ने, अर्जुन ने, तो आप लोगों ने क्या किया, मेरे को प्रॉपर डेफिनेशन दे दी, ठीक है। और जब कोई प्रॉपर डेफिनेशन दे देता है ऐसे, तो मुझे लगता है कि उसने रट रखा है। बट जैसे यहाँ पे अगर आप एक दो आंसर देखोगे, डेवलपर फ्रेंडली लैंग्वेज या जो लैंग्वेज ह्यूमन इजीली रीड कर सकते हैं, तो इस टाइप के जो आंसर होते हैं वो ऐसा लगता है कि हाँ खुद से अपने दिमाग से लिखा है, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे को डेफिनेशन से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि आप मेरे को आंसर कितना अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। एंड आपको अगर डेफिनेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है, दैट ओके। आगे चलते हैं, और इसमें जो है मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा जो आप लोगों ने पहले से कर दी है। मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूँ, इट क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, लैंग्वेज, ठीक है, मतलब जैसे हमारी लैंग्वेज है वैसे ही होती है, देन मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने पहले लिखा था ना कि डेवलपर फ्रेंडली कोडिंग लैंग्वेज, तो मैंने वो थोड़ा सिंपल करके लिख दिया, इट इज क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज देन मशीन लैंग्वेज। अब मैंने क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज क्यों लिखा है, सिंपल सी बात है, पाइथन में आप ज्यादा से ज्यादा काम करने वाले हो और आप उसमें देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द सिंटैक्सेस हैं दे आर रिटन इन इंग्लिश, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको ये लिखा है यहाँ पे। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यही मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो जो कि आप लोगों ने बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसके बाद में जो कि मैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म बोलने वाला हूँ, जो कि मैं आप लोगों से भी बोलूं पूछूंगा अभी, डायनामिकली टाइप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिकली टाइप। अब ये देखो, मैं सिर्फ पाइथन की डेफिनेशन लिख रहा हूँ और मैं वो डेफिनेशन नहीं लिखूंगा कि जो तुमको इजीली गूगल पे या चैट जीपीटी पे मिल जाए, ये डेफिनेशन टोटली चेंज होगी। इस डेफिनेशन को अगर आपने समझ लिया, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज पाइथन। तो इसको बहुत ध्यान से समझना, जो भी मैं सारी टर्म लिख रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा है पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डायनामिकली टाइप। तो आप लोग बताएंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिकली टाइप, बताइए जरा जल्दी बताइए। बताइए बताइए, सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज आप, जैसे अभी मैंने बताया ना, वेयर वी डोंट नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप्स, ठीक है तान्या। ओके, और जरूरी नहीं है कि आप मेरे को डेफिनेशन ही लिख के दो, यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। जैसे विशाल ने सिंपल लैंग्वेज में आंसर दिया, जो लैंग्वेज ह्यूमन को ह्यूमन रीड कर सकते हैं, तो इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, मेरे को कोई इशू नहीं है। दैट्स डिपेंड ऑन यू कि आप मेरे को आंसर कैसे कर रहे हो, बस। और एकदम से आंसर किया करो, तुम लोग थोड़ा सा टाइम लेते हो, क्योंकि हमारे पास टाइम है नहीं, determine on run time other compilation, ओके शशिकांत। और सिर्फ दो आंसर आए, और ये सुना आप सब लोगों ने होगा, ठीक है। ओके चलिए, तो यहाँ पे जो मैंने अभी लिखा है डायनामिकली टाइप, इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको इस टर्म के साथ समझाता हूँ। डायनामिकली टाइप, जी भाई टाइप, ठीक है। तो डायनामिकली टाइप होता है, अगर मैं डेटा टाइप पहले से डिक्लेयर नहीं होता, ठीक है। हर्ष का आंसर मुझे समझ में नहीं आया। चलिए, तो यहाँ पे लिखा है पाइथन इज अ, अभी देखते हैं किसको, ठीक है। सो हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं और यहाँ से हम समझ जाएंगे। पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, ओके, which means
It means you don't need to declare the data type of a variable। ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली कि जो हमारी पाइथन है उसके अंदर साफ साफ हमने डेफिनेशन में लिख भी दिया, यहाँ पे समझ लिया, पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। पाइथन एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। उसका मतलब है यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। आपको एक वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे निधि ने भी लिखा है, वेरिएबल का डेटा टाइप टू डिस्कवर द फैक्ट्स अबाउट। मैं समझा नहीं इसका जो तुमने सुमित लिखा है, मेरे को इसको थोड़ा सा मतलब इतना शॉर्ट मत लिखा करो, मेरे को समझ में आया पूछना क्या चाह रहे हो या बताना क्या चाह रहे हो। पर डिसाइड होता है हमें वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त उसका टाइप बताने की जरूरत नहीं होती है। दैट्स द राइट आंसर जो निधि ने बोला है। ठीक है कि हमको पाइथन बेसिकली क्या है, जो कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि पाइथन के अंदर बहुत सारे फंक्शन प्री डिफाइन है, बहुत सारी लाइब्रेरीज उसके अंदर क्रिएट है, पाइथन के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स क्रिएट किए गए हैं। सो पाइथन के अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग पहले ही करी है क्रिएटर ने, उसने उसको क्रिएट किया है। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। सो दैट्स द रीजन कि हम पाइथन के अंदर कोई वेरिएबल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने ए वेरिएबल लिया और जिसकी वैल्यू मैंने 55 रखी। मैंने एक बी वेरिएबल लिया जिसकी मैंने 66.6 रखे, और फिर मैंने सी इज इक्वल टू कोई भी एक और वेरिएबल क्रिएट किया जिसकी वैल्यू मैंने हेलो रखी। यानी कि मेरे पास अभी तीन वेरिएबल हैं और तीनों वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग है। हाँ, बिल्कुल। एक ही वेरिएबल में अलग अलग प्रकार का डेटा रखा जा सकता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, तीन वेरिएबल है और तीन वेरिएबल के पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। अब यहाँ कहीं मैंने अभी तक डिफाइन नहीं किया है कि किसके अंदर इंटीजर है, किसके अंदर फ्लोट है और किसके अंदर स्ट्रिंग है। क्या ये मेरा प्रोग्राम रन होगा? अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरा प्रोग्राम रन हुआ, कोई भी एरर नहीं आया। दैट मीन्स कि मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने नहीं बताया ए के अंदर इंटीजर रखा है, मैंने नहीं बताया बी के अंदर इंटीजर रखा है, और मैंने यहाँ पे बताया कि सी के अंदर मैंने एक वेरिएबल को रखा है। यहाँ पे सिंपली मैंने कि यहाँ पे वेरिएबल्स क्रिएट किए और वेरिएबल क्रिएट करने के बाद मैंने उनकी यहाँ पे वैल्यूज रख दी, और जब उसके बाद मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया तो कोई एरर नहीं आया, और इनको मैं प्रिंट भी करा सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट करा दिया, मैंने यहाँ बी को प्रिंट करा दिया और यहाँ मैंने सी को प्रिंट करा दिया। और आप देखेंगे कि मैंने अपने प्रोग्राम को रन किया तो ये तीनों की तीनों वैल्यू एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गई है। अब पाइथन के अंदर एक और अच्छी बात है कि मैंने जैसे पहले बोला कि पाइथन के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स डिफाइन, सॉरी, बहुत सारी फंक्शन डिफाइन है। ठीक है। तो क्या मैं पाइथन से कुछ पूछ सकता हूँ तो पाइथन मुझे आंसर करेगा? ठीक है, तो चलिए कुछ पाइथन से हम लोग पूछने वाले हैं। और अभी हम पूछेंगे पाइथन से कि मेरे को ये बताइए कि जो ए है वो कौन सा डेटा टाइप है, बी कौन सा और सी कौन सा। तो पाइथन हमें ये तीनों में बता देगा कि ये भाई आपने जो वेरिएबल्स क्रिएट किए थे उनके अंदर जो वैल्यू रखी थी वो मुझे पता चल गया। जब आपने अपने प्रोग्राम को रन किया तो मैंने आपके प्रोग्राम को जब रीड किया तो मुझे पता चल गया कि कौन से वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू आपने रखी है और उसका क्या डेटा टाइप है। ठीक है। इसीलिए हम पाइथन को डायनामिकली टाइप कहते हैं। दैट्स द रीजन। तो हमारे पास प्रिंट फंक्शन के साथ हम एक फंक्शन को और कॉल करेंगे जिसका नाम है टाइप फंक्शन। तो टाइप फंक्शन क्या करता है, वो हमें बताता है कि जो आपने वेरिएबल लिया है उसके अंदर कौन सा डेटा टाइप आपने रखा है। तो टाइप फंक्शन की हेल्प से हम ये अभी पूछने वाले हैं। तो मैंने ए और बी सी तीनों का मैं अभी पूछ लेता हूँ। ठीक है। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ देखिए आपको पता भी चल गया कि जो ए है वो इंटीजर है, बी एक फ्लोट वैल्यू है और सी एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ मैंने पहले ही बताया कि जो पाइथन इजी क्यों है, क्योंकि पाइथन के अंदर सारे के सारे फंक्शन, मतलब सारे तो नहीं कहूंगा बट मैक्सिमम फंक्शन इसके अंदर क्रिएट किए गए हैं ताकि एक डेवलपर को, एक प्रोग्रामर को कोई भी ज्यादा दिक्कत ना आए, वो इजीली अपना कोडिंग कर सके। बट जहाँ हम सी पढ़ते हैं या सी प्लस प्लस पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज को आप आगे पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि पाइथन के अंदर वो सारे झमेले नहीं है हमारे लिए, वो पाइथन खुद ही बहुत सारा काम कर देता है। ठीक है। तो सबको क्लियर है ना कि व्हाट इज डायनामिकली टाइप? ठीक है। अब यहाँ मैं डेफिनेशन आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। तो अभी हमने लिखा था पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप। नाउ अब मैं एक और लिख रहा हूँ, पाइथन इज मेमोरी
एलोकेटेड, अच्छा इसको मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक है, सो मेमोरी एलोकेटेड लैंग्वेज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे जब हम चल रहे हैं तो अभी हम बात करने वाले हैं मेमोरी एलोकेशन के बारे में, और इसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है आप लोगों को, क्योंकि आपको मुझे आंसर भी करने हैं बहुत सारे। ठीक है, आप जो कोड करते जाएंगे मैं उनको कमेंट करता जाता हूँ। आगे चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, और आज जैसे आप लोगों की ईमेल आ ही गई है मैक्सिमम स्टूडेंट की, तो उनको मैं उसमें ऐड भी कर दूंगा, और सारी की सारी जो मेल है, मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें। ठीक है, जो मेल है ना उसको मेरे को डालने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो मैं अभी ना एक गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगा जिसमें अपना नाम और ईमेल डालनी है बस। ठीक है, तो मैं वहां से डायरेक्टली एक बार में कॉपी करके एक बार में कर दूंगा, तो मैंने कहा एक बार आपको बता भी दूंगा। तो सब अभी ऐड नहीं हो पाए थे, इसलिए मैंने वो अभी अपलोड तो कर दिया है, वीडियो अपलोड है, बट वो शेयर आप लोगों को नहीं हुई है, उसमें सबकी मेल डालनी पड़ेगी तब आपको दिखाई देगी। सो डोंट वरी, मैं आज कर दूंगा वो, मैं बैठा ही इस काम के लिए हूँ आज। ठीक है, सो अभी हम बात करने वाले थे मेमोरी एलोकेशन के बारे में, तो थोड़ा सा इसका मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक प्रॉपर डेफिनेशन दे देता हूँ। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन इन पाइथन। ठीक है, आइए इस पे बात करते हैं। सो व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल, व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल, ठीक है, जब भी आप कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, पाइथन ऑटोमेटिकली पाइथन ऑटोमेटिकली एलोकेट्स मेमोरी मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब कभी भी आप पाइथन के अंदर कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट करते हो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, तो उसके लिए पाइथन खुद से मेमोरी दे देता है। हाँ बिल्कुल, एकदम सौरभ ने ठीक बताया। हिमानी सर नोट्स की पीडीएफ भी भेज दीजिए। बिल्कुल हिमानी, श्योर। ठीक है, अभी फिलहाल इसको समझो, जैसे रे, बिल्कुल 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 सही, एकदम राइट आंसर। ये है, देखो ऐसे मेरे को आंसर मिलेंगे आप लोगों के तो मेरे को अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे है क्या, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूँ और उसको मैंने वैल्यू दे दी 100। ठीक है, अब पाइथन क्या करेगा कि जो हमने क्या लिया, एक इंटीजर लिया, पाइथन क्रिएट्स एन इंटीजर ऑब्जेक्ट 100 इन मेमोरी। सिंपल सी बात है कि जब मैंने यहाँ पे व्हेन क्रिएट वेरिएबल, तो पाइथन ने क्या किया, इसको एक मेमोरी दे दी, और जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, रैम के अंदर जाएगा, और उसके अंदर क्या जाएगी, ये वैल्यू जाएगी, यानी कि ए जो 100 है वो कहीं ना कहीं रैम के अंदर, जैसे सौरभ ने बोला है, वो कहीं ना कहीं रैम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के साथ समझना है। जैसे हम लोग हैं, हम को कहीं रखा जाए, मान लीजिए जैसे हम इंडिया में हैं, तो वी हैव अ एड्रेस, वी हैव एन एड्रेस, हमारा एक एड्रेस है, हमारा एक पता है। अब हमारा पता है, तो हमारा पता कैसे होता है, थोड़ा डिफरेंटली होता है। जैसे हम, मैं अगर अपनी बात करूं तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मुरादाबाद। ठीक है, फिर लिख दिया उत्तर, ठीक है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश लिख दिया, फिर कॉमा लगा के इंडिया लिख दिया। तो इस टाइप से जो ह्यूमन एड्रेस होता है, जैसे हमारा जो एड्रेस है वो कुछ इस टाइप से है। सॉरी, इंडिया है, मैंने इंडियन लिख दिया। ठीक है, तो हमारा एड्रेस कुछ इस टाइप से हो गया। बट जो वेरिएबल हैं उनको भी क्या मिलता है, एक एड्रेस मिलता है पाइथन के अंदर, कि आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, तो वो मेमोरी के अंदर कहाँ स्टोर है पता कैसे चलेगा, कुछ तो उनको एड्रेस वगैरह दिया होगा ना भाई। किस कोई कहाँ रहता है वो किससे पता चलता है, एड्रेस से पता चलता है। बहुत सिंपल चीज है कि बिना किसी एड्रेस के आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कहाँ रहता है। तो यहाँ इनको कैसे एड्रेस मिल रहा है, या मुझे कैसे एड्रेस पता चलेगा, उस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि कंप्यूटर के अंदर सारी चीजें किस पे चल रही हैं, नंबर पे चल रही हैं। सबको पता है ना ये बात, कंप्यूटर के अंदर अगर कुछ भी है तो वो किस पर है, नंबर्स पर है। एग्री करते हैं आप लोग, यस और नो? ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर सब कुछ क्या है, एक एड्रेस पे डिपेंड करता है। अब सीधी सी बात है, तो एड्रेस क्या होगा, हमको जो एड्रेस मिलने वाला है,
ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, मेमोरी एलोकेशन। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ एड्रेस की बात कर रहा हूँ, तो एड्रेस मीन्स नंबर, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सारा काम एड्रेस में होता है। तो चलिए, पाइथन ऑब्जेक्ट एंड डेटा स्ट्रक्चर रिसाइड, ठीक है। अब होगा क्या कि जब मैं इससे पाइथन से पूछ लेता हूँ कि भाई तुमने जो मैंने ए क्रिएट किया है एक वेरिएबल और उसकी 100 वैल्यू, तुमने उसको रखा कहाँ है मेमोरी के अंदर। अब मैं ये पाइथन से पूछूंगा, पाइथन ही मेरे को आंसर करेगा। तो मैंने बोला प्रिंट, यानी कि मेरे को आईडी फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और ए का मेरे को एड्रेस पूछना है। तो मैंने पूछा ए का एड्रेस मेरे को बताओ, प्रिंट कराइए उसको। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, उसने ये एक नंबर मेरे को प्रिंट करा दिया। ठीक है। अब जब उसने मेरे को ये नंबर प्रिंट कराया, तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि पाइथन के अंदर जो मेमोरी है, मेमोरी का जो एड्रेस है वो नंबर में ही मिलेगा। आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट करो और उसका आईडी फंक्शन पूछोगे वो नंबर में, बिकॉज मेमोरी के अंदर सब कुछ। हाँ अर्श, पूछो क्या पूछ रहे हो। अच्छा, कुछ नहीं पूछ रहे। ठीक है। सो बेसिकली अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट किया और उस वेरिएबल की मैंने वैल्यू रख दी है 200, और मैंने उसको प्रिंट कराया आईडी फंक्शन उसका, ये। तो उसको रन करेंगे तो ये देखिएगा, आपको एक और यहाँ पे नंबर मिल गया। ठीक है, सेम। ठीक है। तो अगर आप इसको चेक करेंगे लगभग लगभग सेम ही होगा। ठीक है, लगभग लगभग सेम होगा। तो देखो लास्ट के कभी 4 कभी 5 कभी 3 आपको नंबर, मतलब 4 तो आपको चेंज मिलेंगे ही। तो यहाँ पे क्या है, 08, और यहाँ पर क्या है, 11960। ठीक है। तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे वो मेमोरी को एक्वायर कर रहा है। अभी देखो आपको एक और डिफरेंस दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मैं a इज इक्वल टू, मान लीजिए कुछ और ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब मैं अगर इनका एड्रेस पूछूंगा तो ये आसपास में ही होगा। तो प्रिंट आईडी फंक्शन ऑफ x एंड प्रिंट आईडी फंक्शन ऑफ y। तो देखो इनका जो लास्ट के नंबर होंगे वो चेंज तो होंगे। अब इन दोनों नंबर को मैंने प्रिंट किया, आपको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, अब आप खुद देखिएगा। तो अगर हम इनको लगभग चेक करें तो ये क्या है, फिर लास्ट के सिर्फ दो टू डिजिट है। ठीक है। अब ये टू डिजिट क्यों है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक इंटीजर अगर सिंगल डिजिट है, अगर कोई भी इंटीजर सिंगल डिजिट है, तो वो कितनी मेमोरी लेता है, ये आपको पता होना चाहिए। 2 बिट्स लेता है तो वो 2 बिट लेगा, 4 बिट ले रहा है तो 4 बिट लेगा। तो वो बिट पे डिपेंड करता है। वो अभी मैं डेटा टाइप में आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा इंटीजर कितना लेता है और कैसे कैसे उसमें हम मेमोरी एक्वायर करता है। वो सारी चीजें आपको अभी मैं बताऊंगा आने वाली क्लास में, धीरे धीरे वो आप सारी चीजें पढ़ते जाएंगे। अब आपको एक चीज यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि जब हम पाइथन में कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, एक्स कल टू नहीं, देखो मैंने यहाँ पे बता दिया, आपको एक एग्जांपल दे दिया 2 और 3 का। मैं चेंज करूंगा तब भी सेम ही रहेगा। आपने क्या पूछा, 4 एंड 9, तो यहाँ यहाँ 4 कर दूंगा और यहाँ पे 9 कर दूंगा और इसको रन करूंगा। तो लास्ट वाले चेंज हैं इसमें भी। ठीक है, लगभग लगभग सेम होते हैं, लास्ट के चेंज होते हैं। देखो उसमें 88 है और इसमें 48 है, नहीं यहाँ पे 3 चेंज हो गए। सिक्स सर डबल एट रोमन डिजिट का कराइए, रोमन डिजिट का। रोमन डिजिट का बेसिकली, आनंद, रोमन डिजिट, आप अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, आस्काई नंबर बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि रोमन बेसिकली का कोई नंबर नहीं है पाइथन के अंदर। ठीक है, समझ गए। यहाँ रोमन नंबर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि मैंने कोई यहाँ पे स्ट्रिंग लिखी है या कोई वेरिएबल फिर से डिफाइन कर दिया, वो नहीं होगा। ठीक है, रोमन नंबर नहीं है ये, इंटीजर। इसके अंदर अभी हम जब डेटा टाइप पढ़ेंगे, हाँ बिल्कुल। तो जैसे अभी आनंद ने पूछा था रोमन नंबर के लिए, तो रोमन नंबर यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आप अभी जब डेटा टाइप्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि रोमन कोई डेटा टाइप नहीं होता। और हम पाइथन को पढ़ रहे हैं, हम बहुत अच्छे से समझना इस बात को जो मैं बोलने वाला हूँ अभी। हम पाइथन को पढ़ रहे हैं, हम पाइथन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम पाइथन पे काम करेंगे। पाइथन हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करने वाला। ठीक है, मतलब जैसे ऐसा नहीं कि मेरे मन में कुछ ख्याल आ रहे हैं और मैं उससे कहूँ कि भाई मैंने तुमको ये कमांड दी, तो पाइथन उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। उसको हम पढ़ेंगे कि भाई ये सिंटेक्स हमारा एरर हो गया है। ठीक है, आनंद, क्लियर हो गई चीजें। जी सर। ठीक है। तो
अभी आपको ये समझ में आ गया कि हम जब पाइथन पे काम करते हैं और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो वेरिएबल क्या करता है बेसिकली, वो आपकी मेमोरी को एक्वायर करता है, मतलब उसको जगह चाहिए रैम के अंदर। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो अपनी वैल्यू वहां पे रखेगा और कुछ जगह ले लेगा। तो हमारा रैम क्या होता है, वो उसी से तो भरता हुआ जाता है कि मेमोरी हमारी फुल हो गई। ठीक है, तो वो यही चीजें हैं कि आप उसके अंदर इंस्ट्रक्शन डाल रहे हो, उसके अंदर आप मेमोरी को एक्वायर कर रहे हो। तो पाइथन के अंदर ये वाला काम पाइथन खुद करता है। ठीक है, जैसे सारी की सारी लैंग्वेजेस मेमोरी एलोकेटेड नहीं होती हैं, बट पाइथन इज अ मेमोरी एलोकेटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो अभी मैंने पाइथन में लिखा पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, मेमोरी एलोकेटेड लैंग्वेज। अब यहाँ पे कुछ एक और टर्म आ रहा है, ठीक है, जिसको आप समझोगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे टर्म लिखूंगा, पाइथन इज बेसिकली अ गार्बेज कलेक्टेड कलेक्टेड लैंग्वेज। ठीक है, तो अब मेरे को इसको भी समझना है कि बेसिकली पाइथन गार्बेज कलेक्टेड कैसे है। जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा, जनरल पर्पस है, इंटरप्रेटेड है, सारी टर्म्स यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। मैंने पहले ही बोला था कि ये वाली जो डेफिनेशन है वो तुमको कहीं नहीं मिलेगी। मैं इसको इसलिए क्लियर करा रहा हूँ ताकि आपका कोई डाउट ना रहे, आपको समझ में आए कि पाइथन बेसिकली है क्या और कैसे काम कर रही है वो सारी चीजों में। अब गार्बेज कलेक्शन का मतलब क्या है? गार्बेज कलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑब्जेक्ट दैट आर नो लॉन्गर बीइंग यूज्ड। ठीक है, अब पाइथन के अंदर इस चीज को बहुत अच्छे से समझना जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तब ये क्लियर होगी, अदरवाइज आप इसको भूल जाएंगे। देखिएगा, बेसिकली हुआ क्या कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया a और उसको मैंने वैल्यू दे दी 2। यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया b जिसको मैंने वैल्यू दी 3, एंड यहाँ पे वैल्यू ली c की मैंने 5। हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, वी हैव थ्री वेरिएबल्स। अब इन तीन वेरिएबल पर मेरे को काम करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सम किया। सम सम वन कर देता हूँ, सम वन इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। और अगर मैं प्रिंट कराऊंगा सम वन को, तो यहाँ पे मेरा आपको सबको पता है ए प्लस बी कितना हो गया, 2 + 3 5। तो यहाँ पे हमारा आंसर 5 आ गया। तो बहुत इजी है, सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब जो मैं करने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, बहुत बहुत ध्यान से देखना है। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और वेरिएबल लिया ए। देखो, ए पहले से है मेरे पास, मैंने ए फिर से लिया और उसकी वैल्यू मैंने कर दी 10। ठीक है, अभी हुआ क्या कि भाई एक ही प्रोग्राम में मैंने ए की वैल्यू दो बार लिखी। पहले मैंने लिखी ए की वैल्यू कितनी, 2, फिर मैंने ए की वैल्यू रखी है यहाँ पे 10। अब यहाँ पे आपको दो टर्म समझ में आने वाली हैं, यहाँ पे मैं इंटरप्रेटर भी आपका क्लियर कराऊंगा, आपको बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है, 2, बट मैंने अब ए की वैल्यू कितनी लिख दी, 10। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, ठीक है, बिल्कुल मेरे को एकदम रियल आंसर करना। ठीक है, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फिर से सम 2 कर दिया। ठीक है, इक्वल टू ए प्लस बी, मैंने फिर से ए प्लस बी किया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा क्या, सम 2। सब लोग मेरे को बताएंगे कि आंसर क्या आने वाला है, बताइए जरा। अभी ए प्लस बी में क्या आएगा, सब लोग आंसर करें। ठीक है, ठीक है, मतलब आप सब लोगों ने आंसर करा है 13। बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 13 तो आया, बट हुआ क्या, ये वाला कहाँ गया, ये a इज इक्वल टू 2 क्यों नहीं आया? ये भी तो आना चाहिए था सर, ये भी तो कोड के अंदर लिखा हुआ है, ये कहाँ गया? अब मैं आप लोगों को पूरी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। देखो, हुआ क्या है कि यहाँ पे मैंने a की वैल्यू 2 रखी है, b की वैल्यू 3 रखी है, c की वैल्यू 5 रखी है। फिर मैंने उसका सम कराया a प्लस बी, तो आपको पता है 2 + 3 होगा 5 आ गया। बट यहाँ पे मैंने जो a की वैल्यू फिर से लिखी और मैंने उसको एक नई वैल्यू दे दी, इस कंडीशन को हम कहते हैं मेमोरी ओवरराइट। एक साथ लिख सकते हैं हम इसको, मेमोरी ओवरराइट। तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने मेमोरी को ओवरराइट किया है।
या मैं इसको लिख सकता हूँ मेमोरी रीराइट, मतलब दोबारा से मेमोरी के अंदर लिखा है। हुआ क्या था कि जब मैंने एक ही वैल्यू ली, तो सिंपल सी बात है, एक ही वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, जो कि हमारी रैम के अंदर जाके क्या हो गई, स्टोर हो गई। ठीक है, सिंपल। बट यहाँ पे फिर से मैंने एक ही वैल्यू लिख दी, एक ही वैल्यू कितनी कर दी, 10। तो ये बेसिकली सारे इंस्ट्रक्शन ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी मैं लिख रहा हूँ, ये सारे दीज ऑल आर इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक ही वैल्यू फिर से लिखी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक ही वैल्यू है 10 हुई, और मैंने इसको रीराइट किया है, फिर से लिखा है। अब यहाँ समझना ये है, क्या ये एक ही वैल्यू जो 2 है वो मेमोरी से डिलीट हो गई? नहीं, वो मेमोरी के अंदर अभी स्टोर है। वो क्या है बेसिकली, जब हमारा जो कोड है, जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा, जो आप लोगों ने मेरे को डेफिनेशन लिखा, उसमें लिखा था पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके कोड को लाइन बाई लाइन रीड करता है। अब ये तो समझ में आ गया कि लाइन बाय लाइन रीड करता है, करता कैसे, अब उसको बहुत ध्यान से समझना। मैं फिर से पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने ए वेरिएबल क्रिएट किया, बी वेरिएबल, सी वेरिएबल, सम वन वेरिएबल क्रिएट किया, दोनों वेरिएबल को ऐड किया और सम किया। यहाँ पे कितना आएगा, 5। नहीं 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 नहीं, अभी मैं कुछ और बता रहा हूँ। ये मैं वेरिएबल में तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा, अभी मैं बात कर रहा हूँ मेमोरी रीराइट की, मैं बात कर रहा हूँ गार्बेज कलेक्शन की, और मैं बात कर रहा हूँ इंटरप्रेटर की। तो लिख सकते हैं, बट यहाँ अभी हम दूसरी चीज पे काम कर रहे हैं और उसको समझना भी हमारे लिए जरूरी है। तो देखो यहाँ पे 5 भी आया। ठीक है, देखो आप 5 देख रहे हो और 13 भी देख रहे हो। इससे मेरे को एक चीज समझ में आ गई, जो कि आप सबको भी समझ में आई होगी, कि ए यहाँ मेमोरी में डिलीट नहीं हुआ है, मतलब ये मेमोरी के अंदर है, सिर्फ मेमोरी ओवरराइट की है। अब मेरे को एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये वाला ए भी है और ये वाला ए है, और उसने दोनों को अलग अलग आंसर किया है, ये हो क्या रहा है? ये जो अभी कांड हुआ, ये करा है इंटरप्रेटर भाई साहब ने। ठीक है, ये जो अभी कांड हुआ हाल फिलहाल में, इसके पीछे हाथ था इंटरप्रेटर का। कैसे इंटरप्रेटर का हाथ था, वो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। आइए समझ लेते हैं। आपको याद होगा जब मैंने पूरा प्रोसेस बताया था लास्ट टाइम, कि हमने एक पाइथन की फाइल क्रिएट की है जिसकी एक्सटेंशन डॉट पी वाई है, और उसको मैंने रन किया। रन करते ही जो एक्टिव हुआ वो कंपाइलर हुआ, और कंपाइलर ने सबसे पहला काम किया, बिट कोड को चेंज करना। और जैसे ही बिट कोड में चेंज हुआ, वो किसके पास गया, सीपीयू वगैरह के पास गया, और वहां से हमारा एक्टिव होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, इंटरप्रेटर कैसे हुआ वो समझो। सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा, मैं थोड़ा सा गलत बताने लगा आपको। यहाँ जो बिट कोड चेंज हुआ है, यहाँ पे अब इंटरप्रेटर का काम है। समझ गए? तो कंपाइलर का काम क्या है, बिट कोड में चेंज कर देना, पाइथन का कोड बिट कोड में चेंज कर देना। अब इंटरप्रेटर का काम क्या रह गया, इंटरप्रेटर रीड द कोड लाइन बाई लाइन, या आप कह सकते हो इंटरप्रेटर रीड्स द इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन। मतलब एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। जैसे कि अगर मैं इस प्रोग्राम में बात करूं, तो सबसे पहले जो इंटरप्रेटर है वो यहाँ पहुंचेगा। कब पहुंचेगा, आफ्टर कंपाइलेशन। मतलब कंपाइलर ने अपना काम कर दिया, उसने क्या कर दिया, हमारे कोडिंग कोड को, पाइथन के कोड को व्हाइट कोड में चेंज कर दिया। अब इंटरप्रेटर भाई साहब हमारे एक्टिव हो चुके हैं, और वो कह रहे हैं अब आगे का काम मैं संभालूंगा। यहाँ से स्टार्ट होता है अब हमारे इंटरप्रेटर का काम। तो जब इंटरप्रेटर यहाँ पे आया, इसका मतलब क्या है कि ये सारा का सारा कोड पहले से ही बाइट कोड में है। तो इंटरप्रेटर आपके कोड को जब ही रीड कर पाएगा जब उसको बाइट कोड मिलेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा इंटरप्रेटर पहुंचा, उसको पता चल गया ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 5, सम ए प्लस बी। तो ए प्लस बी वैल्यू तो पीछे से ही उठाएगा ना, आगे थोड़ी चला जाएगा वैल्यू उठाने। जब उसको जो काम यहाँ पे कहा है वो यहीं पे करेगा। तो ए की वैल्यू उसको यहाँ पे 2 मिलेगी एंड बी की वैल्यू 3 मिलेगी, और जब सम करेंगे तो 5 आ ही जाएगा। ठीक है, तो पहला काम तो ये हो गया। फिर इंटरप्रेटर आगे बढ़ा, तो यहाँ पे क्या मिला उसको, ए इक्वल टू 10। अब उसको पता चल गया कि यहाँ पे मेमोरी का ओवरराइट हो गया। जब ओवरराइट हो गया, तो सीधी सी बात है नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। जब नेक्स्ट लाइन पे गया, तो उसने कहा सम टू इज इक्वल टू ए प्लस बी। एक ही वैल्यू भी तो पीछे ही जाएगा ना लेने। तो जैसे ही वो पीछे पड़ा, एक लाइन तो वो लाइन वाई लाइन जा रहा है, वो ना पीछे वापस एक बार में जा सकता है, ना आगे एक बार में जा सकता है। तो यहाँ पे a इक्वल टू 10 है, और उसको ये बात समझ में आ गया, यहाँ पे मेमोरी ओवरराइट हुई है, और a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 10 है, और b की वैल्यू फाइंड करने तो वो वहीं तक जाएगा। और जब वो वहां तक पहुंचा, तो b की वैल्यू उसको 3 मिली। तो 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13, और 13 हमने यहाँ पे प्रिंट करा लिया।
तो आपको एक चीज तो ये समझ में आ गई कि इंटरप्रेटर काम कैसे करता है। आपको ये भी समझ में आ गया गार्बेज कलेक्शन क्या है। गार्बेज कलेक्शन है कि पाइथन ने इस ए को मेमोरी से डिलीट नहीं किया, उसने उसको रखा है, मेमोरी सिर्फ ओवरराइट हुई है यहाँ पे। जो पिछला जो वेरिएबल है उसको मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर से डिलीट नहीं किया है, उसको उसने वैसे ही रहने दिया कि भाई जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, जब इस वैल्यू के ओवरराइट होने से पहले, ए की वैल्यू को ओवरराइट होने से पहले जहां कहीं भी पुकारा जाएगा ए को, आप ही आओगे। तो ये था हमारा गार्बेज कलेक्शन इंटरप्रेटर। अब बताइए आप लोगों को ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और इसको मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है। तो अभी आप लोगों को पता चल गया, मैंने देखो यहाँ पे इंटरप्रेटर भी एक्सप्लेन करा था। तो अब आपको ये भी पता चल गया पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि इंटरप्रेटर उसके अंदर सारा का सारा काम कर रहा है। और क्या जानना है आपको बताइए, सबसे मेन चीज तो आपको पता ही चल गई। ठीक है। और हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गार्बेज कलेक्शन बता दिया। मेमोरी मैनेजमेंट तो आप छोड़िए, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर दिया। मेमोरी एलोकेशन के अंदर डायनामिकली टाइप मैंने आपको बता दिया। ठीक है। उसके बाद में फिर और भी सारी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप अगर जनरल पर्पस के बारे में जानना चाहते हैं, या केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव। ओके ठीक है करण, तुम्हारा क्वेश्चन मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ। तुमने पूछा है ना व्हाट इज मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिव, वैसे मैं यहाँ पे नहीं वेरिएबल्स वगैरह में बताता हूँ ये बात, बट आपने पूछ लिए तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली अगर मैं बात करूँ इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो वी हैव लेटर्स और यू कैन से अल्फाबेट्स। ठीक है। बट अगर हम कंप्यूटर साइंस में बात कर रहे हैं, ठीक है, सीएस में या कंप्यूटर के मामले में बात कर रहे हैं, या हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास होते हैं केस। ठीक है, तो आप समझ गए ना, अल्फाबेट मतलब केस होता है। ठीक है। अब इंग्लिश में हमारे दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स। ठीक है, दो चीजें होती हैं। बट अगर हम सीएस में या हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, केस की बात करें, तो दो केस होते हैं। तो स्मॉल लेटर को वहां पे बोलते हैं लोअर केस, ठीक है, एंड कैपिटल लेटर को बोलते हैं अपर केस। ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अब इंग्लिश में अगर मैंने, इंग्लिश में मान लीजिए मैं बाई चांस काम कर रहा हूँ, मैंने ए एन टी लिखा, ए एन टी लिखा, या मैंने ए एन टी लिखा, इन तीनों का मतलब सेम है। आप एक ही चीज पढ़ोगे कि ए एन टी मीन एंट, एंट मीन्स चीटी, ए एन टी एंट, एंट मीन्स चीटी, ए एन टी एंट, एंट चीटी। मतलब इंग्लिश में हमको चाहे मैं स्मॉल लेटर में लिख या कैपिटल लेटर में लिखूं, मेरे लिए वो वर्ड कभी चेंज नहीं होगा। मैं जो भी लिखूंगा वो वही रहेगा, कभी उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सेम ही मतलब है इसका, कहीं यहाँ पे कहीं मतलब अलग थोड़ी हुआ है, तीनों का मतलब सेम है। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ पाइथन के अंदर, तो पाइथन के अंदर तीनों का मतलब अलग होता है। कैसे होता है आइए वो समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है, जैसे आपको मैंने थ्री वर्ड्स लिखे हैं, वो वैसे लिख के दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे को एज चाहिए किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की, तो उसकी 12 है। फिर मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा उसकी 22 है, और फिर मैंने रनिंग में लिखा तो उसकी 33 है। अब यहाँ पे इन तीनों का मतलब अलग अलग हो गया, मतलब ये तीन वेरिएबल हैं। इंग्लिश में तीनों का मतलब सेम है, बट पाइथन के अंदर इन तीनों का मतलब अलग अलग है। अब मैं जिसको कॉल करूंगा वही आएगा, जैसे मैंने इसको कॉल किया, देखो यही प्रिंट होगा 12, दूसरा प्रिंट नहीं होगा। अब मान लीजिए मैंने किया इसको ये वाला, ठीक है, तो इसको रन करेंगे तो 33 आया, 22 नहीं आया, क्योंकि 22 को मैंने कॉल ही नहीं किया। और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये आ जाएगा, देखिएगा। ठीक है। तो पाइथन के अंदर इनका मतलब अलग अलग होता है। ठीक है। तो दैट्स वाई पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। करण, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? करण करण, ठीक है। सो डाउट नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा, जो भी पूछोगे आंसर तो मैं करूंगा ही। ठीक है ना? तो अभी आज आपको समझ में आया होगा कि पाइथन बेसिकली व्हाट इज पाइथन। अभी कोई पूछेगा तो तुम एक्सप्लेन कर सकते हो ना सब लोग? ठीक है। ठीक।
अब इसमें हमारी एक टर्म रह गई थी कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ जनरल पर्पस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ जनरल पर्पस और उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया एंड, वैसे अभी इसमें और भी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जनरल पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। अभी यहाँ पे हम डेफिनेशन अपनी कंप्लीट करते हैं। सो जनरल पर्पस का मतलब क्या है उसको समझना है, कोई इसका वो अलग से टर्म नहीं है। सो अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज is a language that can be used to develop many different types of application rather than being limited to a specific task or domain. जनरल पर्पस का यहाँ सीधा सीधा सा अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, तो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वाइड वैरायटी पे काम करती है। वाइड वैरायटी आप समझ रहे हैं? वाइड वैरायटी का मतलब होता है कि मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, गेम, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस टूल, ऑटोमेशन, बहुत सारी चीजें इसके हेल्प से हम कर सकते हैं। तो जनरल पर्पस का अगर सिंपल सा मैं अगर आपको डेफिनेशन बोलूं, सो अ जनरल पर्पस लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी यूज्ड, मतलब जो यूज होती है टू सॉल्व अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एंड बिल्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सीधी सी बात है कि हम पाइथन का यूज वेबसाइट क्रिएट करने में कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, गेम्स बना सकते हैं, एआई में यूज कर रहे हैं, डेटा साइंस में यूज कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे टूल्स हम बना रहे हैं, बहुत सारी जो लाइब्रेरीज हैं पाइथन की वो उनमें अलग अलग लाइब्रेरीज अलग अलग जगह काम आ रही हैं, ठीक है। आप ग्राफिक डिजाइन करना है तो इंटर का यूज करते हैं। अगर आपको अ, जैसे कि डेटा पे काम करना है तो नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब का यूज करते हैं। तो वही मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको कि जनरल पर्पस का मतलब है कि वाइड वैरायटी में आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है सबको जनरल पर्पस? बताइए, सबको समझ में आया ना जनरल पर्पस? ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, क्योंकि ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप बिगनर हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत अगर मैं समझाने की कोशिश करूंगा कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो मैं बहुत सिंपल से, दैट्स द राइट आंसर अमन, बिल्कुल राइट आंसर है, नॉट लिमिटेड टू वन स्पेसिफिक टास्क, हाँ, दैट्स राइट आंसर। वी कैन यूज इन डिफरेंट टास्क, ओके। या सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ उसका, बट अगर मैं यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल समझाऊंगा तो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊं। तो एक सिंपल डेफिनेशन में आपको बोलता हूँ, ऑर्गेनाइज कोड अराउंड ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, बिल्कुल सही खान, तो राइट आंसर। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स, बिल्कुल सही बताया, जैसे आपने बताया ना कि ऑर्गेनाइज कोड अराउंड ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, तो वही मैं डेफिनेशन भी बोल रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, बोथ डेटा एंड द फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन द डेटा, ठीक है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा, जैसे हमने बात करी यहाँ पे ऑर्गेनाइज कोड अराउंड ऑब्जेक्ट एंड क्लास, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, मतलब क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश करना, देखिएगा जब क्लास का मतलब होता है ब्लूप्रिंट, ठीक है। आप कोई भी चीज क्रिएट करते हो, आप जैसे किसी का घर बनता है या कोई कंपनी कार बनाती है, कोई कंपनी पहले मोबाइल बनाती है, तो हम लोग क्या करते हैं उसका पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जिसको हम नक्शा भी बोल सकते हैं। जब आप घर बनवाते हो तो उससे पहले उसका ब्लूप्रिंट एक नक्शा बनवाते हो, उसके बाद में क्या बनता है, घर बनता है, ठीक है। तो जो उसका हमने नक्शा बनवाया वो ब्लूप्रिंट यानी कि वो क्लास है, उसके बाद में वो घर बन गया वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे कि सिंपल, हम अगर मैं क्लास की बात कर रहा हूँ तो जो हम बैंक में जाते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए वो हमारा फॉर्म है, ठीक है। वो क्या है, एक फॉर्म है, जब उस फॉर्म के अंदर सारी इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है तो वो बन जाता है ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल देता हूँ, अ, जैसे अगर मैं एक कार बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने क्या किया, एक कार बना रहा हूँ, तो कार का क्या बनेगा, सबसे पहले एक सॉफ्ट कॉपी बनेगी, सॉफ्ट कॉपी मतलब ब्लूप्रिंट,
ठीक है। और जब हम उस कार का ब्लूप्रिंट यानी कि एक सॉफ्ट कॉपी जो उसका डिजाइन हम बनाएंगे सबसे पहले, तो वो हमारा कहलाता है क्लास। ठीक है। अब क्लास की हेल्प से ही क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो एक क्लास से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो कार होगी। उस कार में आप क्या क्या फंक्शन डाल रहे हो कि भाई वो ईवी है, ठीक है, उसका कलर रेड है, ठीक है, और उसमें जो जो चीजें आप देना चाहते हो कि जो भी मतलब जो आपको ठीक लगे, उसका जो स्टेयरिंग है वो कैसा रखना है, वो सारी चीजें आप डिफाइन करके उसको जब बना रहे हो, ठीक है, तो वो हमारा बन जाता है ऑब्जेक्ट। अब ये जो कार है, इसमें मैं जो ब्लूप्रिंट होगा वो ईवी होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो यहाँ पे डिफाइन करूंगा। उसका कलर भी मैं ब्लूप्रिंट के अंदर डिफाइन करूंगा, बनाऊंगा कलर यहाँ पे करूंगा उसको। तो ये हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो कोई भी चीज को बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, फिर उसका जो है ऑब्जेक्ट किया जाता है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको, बताइए। यस उमा, पाइथन के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, सी प्लस प्लस भी है। तो जो आपने सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट जो चीजें पढ़ी थी वो आप यहाँ पे भी पढ़ने वाले हो, बस उनके कोडिंग करने का तरीका अलग होगा। जस्ट सिंपल थिंग आपको मैं बताऊंगा, ओप्स भी पढ़ाऊंगा ही, तो टेंशन नहीं लेना आप। ठीक है उमा? चलिए फिर हम कल मिलते हैं। कि ये तान्या, जो आपने क्वेश्चन किया है ना, मेरे को डायरेक्टली भेज देना, ठीक है, सेंड कर देना, क्योंकि अभी मेरे को क्लास